नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधियों की सालाना बैठक नागौर में हुई। 3 दिन की इस बैठक में विचार के बाद जो प्रस्ताव बने उसमें अहम मैसेज राजनीतिक है। सरकार से कई उम्मीदें की गई, जैसे यह कि केंद्र और राज्य सरकारें देश विरोधी और समाज विरोधी ताकतों से सख्ती से निपटे, शैक्षिक संस्थानों को राजनीति का अड्डा न बनने दे। जाहिर है जेएनयू की घटनाओं पर आरएसएस ने स्टैंड लिया है। सरकार से सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया। प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस और वामपंथी सरकारों ने मूल्य रहित शिक्षा को बढ़ावा दिया है, उसे सुधारा जाना चाहिए। शिक्षा में भारतीय संस्कृति पर फोकस हो और लेफ्ट विचार दरकिनार किए जाए। सभी को क्वालिटी पूर्ण शिक्षा दिए जाने की जरूरत बताई गई। एक प्रस्ताव सुलभ मेडिकल सुविधा देने के लिए था। सभी को सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए भी सरकार को कहा गया। इसका अर्थ सरकारी शिक्षा और मेडिकल सुविधा को बेहतर बनवाने पर है, तो शिक्षा के भगवाकरण का आह्वान है। असहिष्णुता की बहस से लेकर जेएनयू तक की जो घटनाएं हुई है, उसने आरएसएस में विचार बनाया है कि शोर और विवाद की चिंता नहीं हो। मोदी सरकार अपने एजेंडे के अनुसार काम करे। सरकार और भाजपा को रक्षात्मक बनने की जरूरत नहीं है। प्रतिनिधि सभा की बैठक में संघ की शाखाओं की संख्या बढ़ने की रिपोर्ट दी गई, तो संगठन के अंदरूनी परिवर्तन को लेकर भी विचार हुआ। वक्त और सत्ता की कसौटी में आरएसएस कैसे अपनी प्रभावी भूमिका बनाए, इस पर भी विचार हुआ। मोटे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज को लेकर संघ में मूड और माहौल अनुकूल है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। एक वक्त था जब बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी और जनता दल वगैरह जमातें कौमी जमातें बनने की होड़ में थी। कांग्रेस, बीजेपी और दोनों बायां महज जमातों के बाद किसे कौमी पार्टी का दर्जा मिलता है, इसकी होड़ थी। अब ये होड़ आम आदमी पार्टी और जनता दल यू की है। गुज़िश्ता आम इंतखाबात के वक्त बुरी तरह से पिटने के बाद आपने सूबों में आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस मंसूबे के तहत दिल्ली के बाद अब उसने पंजाब और गोवा में इंतखाबात लड़ने का फैसला किया है। आइंदा साल जनवरी में इन दोनों सूबों में इंतखाबात हैं। उसके बाद साल के आखिर में 2 सूबों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इंतखाबात हैं। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इन दोनों सूबों में इंतखाब लड़ेगी। इसी तरह जनता दल यू ने बिहार के बाद 3 सूबों में इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। आइंदा महीने होने वाले इंतखाबात में जेडीयू के उम्मीदवार असम में लड़ेंगे। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार उनकी तशहीर के लिए भी जाएंगे। आइंदा साल होने वाले इंतखाबात में जेडीयू को उत्तर प्रदेश और पंजाब में लड़ना है। इन दोनों सूबों में कांग्रेस के साथ जेडीयू की मफाहमत के इम्कानात हैं। पंजाब में गैर मुकीम बिहारियों की तादाद अच्छी खासी है और माना जा रहा है कि 17 सीटों पर उनका अच्छा खासा वोट है। बहरहाल 4 सूबों में जेडीयू और आम आदमी पार्टी को अच्छा मुजाहरा करना है ताकि कौमी पार्टी का दर्जा हासिल हो सके। दोनों पार्टियों की इस कोशिश का असली मकसद 2019 के इंतखाबात में अपने अपने रहनुमा को वजारत उज़्मा के दावेदार के तौर पर पेश करने का है। रस्मी मफाहमत नहीं करने और सिर्फ सीटों के एडजस्टमेंट की बात करते करते कांग्रेस और सीपीएम ने इंतखाबात से कबल इत्तेहाद बना लिया। सीपीएम के वजूद में आने के बाद ये पहला मौका है जब उसने कांग्रेस के साथ इंतखाबात से कबल इत्तेहाद किया है। हालांकि अब भी सीपीएम और कांग्रेस के रहनुमा कह रहे हैं कि उन्होंने इत्तेहाद नहीं किया है, लेकिन जिस तरह सीटों की तकसीम हुई है वो रस्मी मफाहमत वाली है। सीपीएम के सीनियर रहनुमाओं ने पहले ही इशारा दे दिया था कि वो कांग्रेस के साथ मफाहमत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। पार्टी की सूबाई यूनिट के सीनियर रहनुमा श्यामल चक्रवर्ती ने कांग्रेस के लिए ज्यादा सीटें छोड़ने और उसके असर वाले इलाकों में सीपीएम उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का ऐलान किया था। उसके बाद कांग्रेस के साथ नए सिरे से सीटों पर रजामंदी बनी। कांग्रेस पार्टी के लिए सीपीएम ने 90 सीटें छोड़ी हैं, जिसमें से 88 पर कांग्रेस लड़ेगी और 2 पर उसकी हिमायती पार्टी। 7 सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच दोस्ताना मुकाबला होगा और
और 7 सीटें गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और दूसरी इलाकाई पार्टियों के लिए छोड़ी गई है। बची हुई 189 सीटों पर बायां महाज अपने उम्मीदवार उतारेगा। बताया जा रहा है कि इतनी कम सीटें लेने पर बायां महाज में नाराजगी है, लेकिन सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी खुद हिमायती पार्टियों को समझा रहे हैं। सीटों की मफाहमत के अलावा यह भी तय हुआ है कि दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। उनका मुश्तरका निशाना ममता बनर्जी होंगी और एक दूसरे की रैलियों में अपने कारकुनान को भेजेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि केरल में दोनों कैसे एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। ऐवान के बजट इजलास में मरकजी हुकूमत कुछ जरूरी कानूनी कामकाज कर पाएगी, इस पर शक के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 5 सूबों के इंतखाबात तक कानूनी कामकाज ठप रहने वाला है। हुकूमत इस उम्मीद में थी कि वो बजट इजलास के दूसरे मरहले में जीएसटी बिल पास करा लेगी, लेकिन अब इसके इम्कानात नहीं है। इस बिल की हिमायत करने वाले भी अब पीछे हट रहे हैं। इंतखाबी मजबूरी में तृणमूल कांग्रेस इसकी हिमायत नहीं करेगी। पार्टी के रहनुमा मान रहे हैं कि सूबे में जिस तरह से मुस्लिम वोटों को लेकर खींचतान चल रही है, उसमें पार्टी किसी हाल में बीजेपी और मरकजी हुकूमत के साथ नहीं दिखना चाहेगी। इससे हुकूमत की कोशिशों को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस बिल की हिमायत करती रही है। जयललिता पहले से ही जीएसटी की मुखालफत करती रही है, इसलिए इंतखाबी महीने में उनसे इस बिल पर हिमायत हासिल करना मुश्किल है। दूसरी जानिब कांग्रेस और बीजेपी के बीच कई मसलों पर ऐसा घमासान छिड़ा है कि दोनों के दरमियान मुआहदा मुश्किल है। राहुल गांधी की शहरियत का मसला उठाने पर कांग्रेस रहनुमा भड़के हैं, तो दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट की बराबरी आरएसएस से करने पर बीजेपी नाराज है। आधार बिल को लेकर हुकूमत के कदम से हिज़्ब इख्तलाफ का टकराव बढ़ा है। ऐसे में हुकूमत के लिए कानूनी कामकाज मुश्किल हुआ है। तभी लग रहा है कि जीएसटी के साथ साथ मजीद 2 बिल भी अटक सकते हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में हुए पार्टी रहनुमाओं के इजलास में कौमी सदर अमित शाह ने कहा कि पार्टी रहनुमाओं को सोशल मीडिया में सरगर्मी बढ़ानी चाहिए। उन्होंने बूथ सतह पर कारकुनान को इसके जरिए जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आइंदा साल के इंतखाबात में टिकट तकसीम करते वक्त सोशल मीडिया में मकबूल एक पैमाना हो सकता है। उन्होंने कहा कि अराकीन असेंबली को सोशल मीडिया में कम अज कम 25,000 और रुकन पार्लियामेंट को 50,000 लोग फॉलो करने चाहिए। उत्तर प्रदेश की इंतखाबी हिकमत अमली पर तबसरे के लिए कल रात पार्टी के सभी अराकीन पार्लियामेंट का एक इजलास मरकजी वजीर महेश शर्मा की रिहाइशगाह पर हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी इस इजलास में शामिल हुए। इस इजलास में वाराणसी के रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। उन्होंने अराकीन पार्लियामेंट से कहा कि रहनुमाओं को तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने वजारत तवानाई की तरफ से जारी किए गए ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करने और उसकी मदद से गांवों में बिजली के हालात की इत्तला रखने को भी कहा। बीजेपी ने आज अपने अराकीन पार्लियामेंट को हुक्म दिया है कि वो लोगों के बीच जाएं और बजट के उसूलों के बारे में उनको बताएं। बीजेपी पार्लियामानी बोर्ड के इजलास में अराकीन पार्लियामेंट से कहा गया कि कल बजट इजलास का पहला मरहला खत्म हो जाएगा। पहले और दूसरे मरहले के दरमियान की 1 महीने की छुट्टी में अराकीन पार्लियामेंट को अपने इलाके में जाकर लोगों को काश्तकार और गरीबों के बारे में बजट के किए गए उसूलों के बारे में बताना चाहिए। इजलास में वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। अराकीन पार्लियामेंट के इजलास में जेएनयू मसले पर भी तबसरा किया गया और बीजेपी के हमलावर मुहिब्बे वतनी के रुख का मसला भी उठा। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने अराकीन पार्लियामेंट से उनके हदफ के बारे में पूछा और कहा कि बीजेपी की कौमी मफाद के तई अव्वलियत को अवाम तक पहुँचाएं। इजलास के बाद ममलिकती वजीर पार्लियामानी उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि अरुण जेटली और वेंकैया नायडू ने अराकीन पार्लियामेंट से कहा कि वो मोदी हुकूमत के अच्छे कामों की जंगी तौर पर तशहीर करें। साबिक मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने अपने वक्त में दाखिला सेक्रेटरी रहे जी.के. पिल्लई पर इल्जाम आयद किया है कि इशरत जहां के मामले में अदालत में दिए गए दूसरे हलफनामे के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। चिदम्बरम ने कहा है कि इस हलफनामे का मसौदा कम अज कम 3 बार पिल्लई की नजरों से गुजरा। उन्होंने पिल्लई का नाम लिए बिना कहा कि जिस अफसर ने कहा है कि उससे हलफनामे के बारे में खबर नहीं है, उसने कहा था कि दूसरा हलफनामा पूरी तरह से सही है और ये बात 13 जुलाई 2013 के रिकॉर्ड में दर्ज है।
चिदम्बरम ने इस बात पर हैरानी जताई कि वजारत दाखिला से सिर्फ वही कागजात क्यों गायब हैं जिनसे पता चलता है कि वो अफसर झूठ बोल रहा है। अपनी किताब स्टैंडिंग गार्ड अ ईयर इन अपोजिशन के इफ्तिताह के मौके पर चिदम्बरम ने माना कि उन्होंने दूसरे हलफनामे में मामूली सुधार किया था, लेकिन वो सिर्फ इदारती तब्दीली की तरह था। मरकजी हुकूमत ऐसे कई बड़े लोगों की तफ्तीश करा रही है जो ज़राअत की आमदनी के नाम पर करोड़ों रुपए की टैक्स की चोरी कर रहे हैं। ऐवान बाला में आज जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट शरद यादव ने ये मसला उठाया और कहा कि ऐसी खबरें हैं कि करोड़ों रुपए की आमदनी को ज़राअत की आमदनी बताया गया है और टैक्स चोरी की गई है। उन्होंने कहा कि ये संजीदा मामला है और इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। इसका जवाब देते हुए वजीर खजाना अरुण जेटली ने कहा कि हुकूमत इस मामले की तफ्तीश करा रही है और तफ्तीश के बाद नामों का खुलासा होने पर हिज़्ब इख्तिलाफ को इसे सियासी बदले की कार्रवाई नहीं कहना चाहिए। बीएसपी सरबराह मायावती ने भी काश्तकारी के बहाने ब्लैक मनी जमा करने वालों पर कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मसले पर जेटली के जवाब की कांग्रेस ने मुखालफत की और कहा कि उन्हें नामों का खुलासा करना चाहिए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। संघ सुप्रीमो मोहन भागवत की यह गौरवपूर्ण उपलब्धि है जो उनके वक्त केंद्र में मजबूत मोदी सरकार बनी। केंद्र और कई राज्यों में सरकार होना महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तो जनता और घोषित एजेंडे में सरकारों को सफल बनवाना आगे चुनौतीपूर्ण है। संघ के आला पदाधिकारियों के लिए काडर की उम्मीद का मसला पेचीदा है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। मरकज की मोदी हुकूमत 2 साल मुकम्मल करने जा रही है। उससे पहले हिज़्ब इख्तिलाफ जमातें हुकूमत को नाकाम बताने की मुहिम छेड़े हुए है, लेकिन आरएसएस को लग रहा है कि हुकूमत सही जानिब आगे जा रही है और उसे अभी काफी काम करना है। नागौर में आरएसएस के एक इजलास में हुकूमत के लिए लंबा चौड़ा एजेंडा बनाया गया है। संघ ने अपने लिए भी हदफ तय किए हैं, जिसमें सामाजी इस्लाहात और तहजीबी तरक्की को सबसे ऊपर रखा गया है। संघ खुद को तहजीबी तंजीम मानता है, इसलिए उसका फोकस तो सामाजी और तहजीबी तब्दीली पर है। उसने छुआछूत और जात बिरादरियों के दरमियान इम्तियाजी सुलूक को खत्म करने का अज़्म दोहराया है। मंदिरों में खवातीन की एंट्री की हिमायत की है और तालीम पर जोर दिया है। उसने नरेंद्र मोदी की हुकूमत के लिए भी ऐसे ही हदफ तय किए हैं। संघ चाहता है कि मरकजी हुकूमत सबको अच्छी और बेहतर तालीम मुहैया कराए और बेहतर सेहत की सहूलियात भी मुहैया कराए। इससे किसी को एतराज नहीं हो सकता है कि सबको अच्छी तालीम और सेहत के लिए अच्छी ट्रीटमेंट मिले, लेकिन तालीम को लेकर संघ का जो नजरिया है उस पर भारी टकराव होना है। मुल्क में इसे लेकर पहले से बहस छिड़ी है। संघ चाहता है कि हुकूमत यूनिवर्सिटीज में होने वाली मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों से सख्ती से निपटे। संघ चाहता है कि तलबा को अखलाकी तालीम दी जाए और संघ ये भी चाहता है कि तालीमी इदारों में तलबा को भारत माता की जय बोलने की तालीम मिले। हुकूमत पहले ही तालीमी इदारों में तिरंगा फहराने का फैसला कर चुकी है, लेकिन भारत माता की जय बोलने के फैसले पर अमल मुमकिन नहीं है। इसकी मुखालफत शुरू हो चुकी है। MIM के रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी ने दो टूक अंदाज में कहा है कि उनकी गर्दन पर छुरी रख दी जाए तब भी वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। जाहिर है संघ के इस एजेंडे से टकराव बढ़ेगा। तालीम के भगवाकरण के एजेंडे को नाफिज करना कभी भी आसान नहीं रहा है, लेकिन संघ के अज़्म लेने के बाद ये और मुश्किल हो गया है। संघ को भी इसका अंदाजा है कि हुकूमत की एक हद है। वो दहाइयों से चले आ रहे तालीम के निजाम को एक झटके में नहीं बदल सकती है। न प्रोग्राम बदले जा सकते हैं, न किताबें और न स्कूल कॉलेजों के असातिज़ा। फिर भी संघ की मंशा इस जानिब कोशिश कराने की है। उसका मकसद समाज के सबसे बड़े तबके को ये पैगाम देने की है कि मरकज में उनकी हुकूमत है, उनके मफाद की हुकूमत है और दहाइयों से चली आ रही चीजों को बदलने की कोशिश कर रही है। इस पैगाम से भी संघ और बीजेपी को काफी बड़े फायदे की उम्मीद है। चीजें बदले या न बदले, उन्हें बदलने की कोशिश जरूर दिखनी चाहिए। तभी संघ ने बड़े इक्तसादी तरक्की, बड़ी सनतें
या एफडीआई की बात नहीं की है। उसने छोटी छोटी समाजी तब्दीली करने और तालीम व सेहत की बुनियादी जरूरत की बातें कही हैं। इनके सहारे समाज के बड़े तबके को साथ जोड़ा जा सकता है। हुकूमत को भी इन्हें नाफिज करने में ज्यादा परेशानी नहीं है। उसे पता है कि संघ जिन बातों पर जोर दे रहा है उन्हें नाफिज करना चाहिए। अगर उसमें कामयाबी मिलती है तो बड़ा सियासी फायदा है, और अगर कामयाबी नहीं मिलती है तब भी नुकसान नहीं है। संघ ने रिजर्वेशन के मौजूदा निजाम के तज्जिए का मशवरा भी दिया है, लेकिन उसे भी नाफिज करना हुकूमत के लिए आसान नहीं है। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रहे हैं। बतौर प्रचारक उन्हें पता है कि संघ की क्या उम्मीदें हैं और संघ को कैसे हैंडल किया जाए। सरकार और संघ परिवारों के रिश्तों पर ही आगे का भविष्य तय है। इसलिए नागौर में संघ की बैठक में प्रतिनिधियों की क्या भावना थी, उसका बहुत महत्व है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शुभव्रत भट्टाचार्य है। सुबह जी, आरएसएस की नागौर में जो बैठक हुई है और जो प्रस्ताव वहां पारित हुए हैं, उस सब का राजनीतिक अर्थ या मोदी सरकार के लिए किस तरह के अर्थ मानते हैं? मोदी सरकार गठन के बाद ये पहला आरएसएस का बड़ा अधिवेशन था। नहीं, वो तो सालाना है, एक बार पहले भी हुआ है। हुआ है, परंतु वो पिछले साल जब हुआ था तब सरकार के एक साल भी नहीं पूरा हुआ था। अब तो साल पूरा हो चुका है। तो मैसेज यही है कि आप जो भगवाकरण कर रहे हैं उस पर कोई रोक टोक नहीं है, आप करिए। मतलब उसके लिए कहा गया है, खासतौर पर जेएनयू के हवाले भी और अदरवाइज भी कहा गया है। और कई चीज़ों पे इन्होंने काफ़ी खुल के कहा है, जैसे कि पहले संघ सोशल इश्यूज में चले जाती थी, इस बारी यूनिवर्सल एजुकेशन सोशल कम पॉलिटिकल मुद्दा है। फिर औरतों का मंदिरों में प्रवेश, ये भी सोशल कि भाई औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं है। हाँ, इस पे फिर आपकी हेल्थ केयर। तो यानी कि आरएसएस अपनी कल्चरल एजेंडा को ना छोड़ते हुए पॉलिटिक्स के, मतलब एक गवर्नेंस के एजेंडे या वो जो सरकार का रोड मैप, उस पे भी मतलब कि शेर अपने रोल को ना छोड़ते हुए, अपने स्ट्राइप्स को ना छोड़ते हुए धीरे सुस्ते चल रहा है। एक बात और कहूंगा कि ये जो महिलाओं की जो बात हुई है, इसको देखिए किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब जगन्नाथपुरी के मंदिर में इंदिरा गांधी को रोका गया क्योंकि वो एक गैर हिंदू की पत्नी थी, तो गुरु गोलवालकर ने साफ एक स्टेटमेंट देके कहा था कि ये गलत है, मंदिर में प्रवेश हर एक का हो सकता है और इस महिला को रोकना गलत है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट आई है, इसमें भी मैं कोई अचंभित नहीं हूं, क्योंकि ये आरएसएस ये स्टैंड पहले ले चुकी है। अब और एक जो ड्रेस को लेकर कि पैंट को लेकर, ये इसको लेकर क्या ड्रेस तो देखिए ऐसा है, ये छठी बार चेंज हुआ है। पहले कैनवस शू था, कैनवस चमड़े का जूता, चमड़े वो ठीक बात, चमड़े का बेल्ट, कैनवस बेल्ट। लेकिन मतलब ये कि ब्रांड की चिंता है, क्योंकि उनको मालूम है कि देखिए जो कांग्रेस सेवा दल है, मैंने नेट पे तस्वीर देखी कि पंडित नेहरू भी काले रंग की निक्कर डाल के अपने कांग्रेस सेवा दल में बैठे हुए इलाहाबाद में। तो निक्कर डालना उस टाइम पे, क्योंकि देखिए उस समय का फैशन था, उस समय की वो। तो एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, 1923 में और 25 में के बीच में, 25 में आरएसएस की स्थापना की डॉक्टर हेगडेवार ने, और उससे पहले डॉक्टर हार्डिकर ने 1923 में एक सेना की गठन की थी, उसका नाम था हिंदू सेवा दल। हिंदू सेवा दल फिर आगे काकीनाडा एआईसीसी में जाके कांग्रेस सेवा दल हो गया। मतलब ये कि जो कांग्रेस का सेवा दल है वो एक वक्त हिंदू सेवा दल था। ये आप बहुत जोरदार दिलचस्प जानकारी दे रहे हैं। दोनों ही सेवा दल थे। डॉक्टर हेगडेवार भी मेडिकल डॉक्टर थे, डॉक्टर हार्डिकर भी मेडिकल डॉक्टर थे। दोनों अच्छे मित्र थे, एक हुबली के थे, एक नागपुर के थे। और दोनों ही संस्थाओं ने कहा था हम राजनीति में, कांग्रेस सेवा दल के भी मोटो था कि हम लोग कांग्रेस के अंग हैं, सेवा करेंगे, राजनीति में नहीं पड़ेंगे, जैसे आरएसएस ने कहा था। अच्छा, अब देखिए दोनों की जर्नी रही है पिछले कितने साल, 90 साल की होगी दोनों की। आरएसएस का प्रचारक आज देश का प्रधानमंत्री बन गया है, कांग्रेस सेवा दल
बाहर खड़े सलामी देता रह गया बेचारा। सेवा दल और वॉलंटियर कोर को किस तरह से काम नहीं लेना चाहिए वो आरएसएस ने कर दिखाया है। कम्युनिस्ट पार्टी को भी पीपल्स वॉलंटियर कोर होती थी, अब भी है, लाल कमीज डाल के वो लाल सैनिक कहा जाते हैं उनको। वो भी अपनी पार्टी की केंद्र में सत्ता में नहीं ला पाए, बंगाल केरला में लाते रहे। ठीक है, कांग्रेस के अंदर मेवा पे इतना ये रहा कि सेवा के बजाय मेवा पर ज्यादा रहा, और इसीलिए सेवा दल रह गया। कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष एक एडजस्टमेंट का पोस्ट हो गया, जिसको कुछ और पद ना दिया जाए उसको अब दे दीजिए। नहीं, लेकिन आपके अनुसार जो कुछ विचार हुआ है, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार के कामकाज से संघ वहां से संतुष्ट दिखलाई दिया? क्या लगा आपको? मेरे ख्याल से संघ शुरू से ही एक पैनी नजर रखने वाली संस्थान है, तो संतुष्टि शायद उनकी शब्दकोश में नहीं है, असंतुष्ट शायद नहीं थे। तो क्या अर्थ निकालें इस सबका? इसका मतलब यही है कि मोदी सरकार को आगे चलना है। अभी शायद उनका जो एजेंडा है, अब मोदी, क्योंकि अब ये सरकार वो है, ये वाजपेयी वाली सरकार नहीं कि जिसमें गणित उनके साथ ना हो। अब तो गणित पूरा है, 282 अपने हैं, तो कई एजेंडा हैं जिसके, और उसी एजेंडा ने आज बीजेपी को वहां बिठाया जहां पर बीजेपी बैठी हुई है। मैं उन मुद्दों नहीं, तो उन मुद्दों का जिक्र नहीं करना चाहता। जहां पर उस एजेंडे, उस मुद्दों को लेकर आपके अनुसार संघ की बैठक में कहा गया, एक तरह से संकेत गया कि आप आगे बढ़िए और काम कीजिए। क्योंकि देखिए, जो आरएसएस के कार्यकर्ता ने ही मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया है, किसी दिल्ली या बॉम्बे के इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं। ठीक है ना, अगर कुछ भी बुगालता हो, हाँ, धनपशु अवश्य थे उनके साथ। नहीं, तो उस नाते ये कि आपको कि नागौर में एक तरह से वेट एंड वॉच, या ये कि मौका अवसर देने का वो मैसेज गया? वो क्या गया। और एक चीज और कहूंगा, अभी पिछले दिनों में हमारे नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद साहब ने आरएसएस की तुलना आईएस के साथ की। मैं समझता हूं कि जिस संस्थान के साथ इंदिरा गांधी बात करती रही, राजीव गांधी बात कर, भौरव देवरस और बाला साहब देवरस के साथ डायलॉग्स बिल्कुल रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल मानी हुई बात है। कांग्रेस के रिश्ते रहे हैं, कोई 75 से रहे। 75 में इमरजेंसी का समर्थन किया था बाला साहब देवरस साहब ने, और उसके बाद से एक डायलॉग हुए थे। हाँ, आईबी के डायरेक्टर राजेश्वर ने अपनी किताब में लिखा भी है कि इंदिरा गांधी मिलते मिलते चुक गई, क्योंकि उनको लास्ट मोमेंट किसी ने कहा कि आप बदनामी हो जाएगी, तो वो शर्मा गई। परंतु डायलॉग ओपन था, संजय गांधी के साथ था, राजीव गांधी के साथ था। अब इस इतिहास को देखते हुए आज के तारीख में गुलाम नबी आजाद को ये इतनी घिनौनी बात नहीं कहनी चाहिए। इससे आरएसएस और कांग्रेस में जो टकराव है, वो फिर आगे राजनीति में टकराव बढ़ता हुआ नहीं लगता? टकराव नहीं, द्वंद्व होना चाहिए। और देखिए, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों नेशनल पार्टीज हैं। अगर हम चाहते हैं कि देश की एकता रहे, अखंडता रहे, तो हमें रीजनल फोर्सेस को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसलिए अपोजिशन में रहते हुए कांग्रेस को एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन में काम करना चाहिए, ताकि देश जो है वो एक रहे और राष्ट्रीय पार्टियों का वर्चस्व रहे। जी सुबोध जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है, प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।